नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दोस्ती एक बार फिर से हो गई है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की लीडरशिप के बीच में काफ़ी तल्खियाँ बढ़ गई थीं, लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में ऐसी बातें कहीं जिससे उनको अपनी पुरानी दोस्ती फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ याद आने लगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक बातें बोलने में। अभी हालिया दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच साथ एक पिक्चर पोस्ट करी थी, जिससे हर भारतीय बहुत व्यथित हुआ। जिस तरह का उन्होंने लिखा, और उन्होंने क्या लिखा, पहले उन्होंने लिखा, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो वो कहते हैं हमने भारत और रूस दोनों को ही खो दिया है चीन के वजह से, डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। तो ये शब्द जो हैं वो हर भारतीय को इसलिए चुभे क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप भारत के दोस्त हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दोस्त हैं। अब डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने भारतीय और रूसी दोनों देशों को शी जिनपिंग के हवाले कर दिया, उनको दे दिया, हमने खो दिया हमने भारत और रूस को। तो भारत के लोग ये जानते हैं कि अमेरिका की जगह चीन कभी नहीं ले सकता। चीन के साथ भारत की वो दुश्मनी है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, और भारत माता पर कोई आंख उठा के देखे तो भारत के 140 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी किसी से भी लड़ने भिड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। और चीन भारत का दोस्त नहीं है, भारत का दुश्मन है। लड़ाइयाँ लड़ी हैं 1962 वॉर, और 15-16 जून की रात को जो गलवान वैली में हुआ 2020 में, वो किसी से छुपा नहीं है। भारत ने अपने जांबाज 20 नौजवान भारतीय सैनिकों को, अफसरों को खो दिया। गलवान वैली की वो घटना कोई नहीं भूल सकता। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, हिल नहीं रही हैं, और भारत की फ़ौजें भारत की सरजमी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी से भी लोहा ले सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट 2025 तियानजिन में जो हुई उसमें भाग लेने गए, लेकिन उन्होंने चीन की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर जो विक्ट्री डे मिलिट्री परेड निकाली चीन ने बीजिंग में, उसमें शिरकत नहीं की। वो वापस आ गए। तो वो जापान गए पहले। जापान भारत और अमेरिका दोनों का दोस्त है और चीन का जानी दुश्मन है। और उसी यात्रा के दूसरे चरण में अगले दिन वो तियानजिन पहुँचे थे। तो ये समझ में आना चाहिए डोनाल्ड जे ट्रंप जी को कि भारत अमेरिका की दोस्ती बहुत मजबूत है, और वो उसको किसी दूसरे राष्ट्र के लेंस से ना देखें। क्योंकि अगर चीन विक्ट्री डे परेड निकाल रहा है और वो भी जापानीज़ अग्रेशन के ख़िलाफ़ उनको फासिस्ट बोलता है, उनसे वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने विजय पाई। अमेरिका और चीन आप साथ लड़े थे, रूस आपके साथ लड़ा था, भारत आपके साथ लड़ा था। तो चीन कहाँ से दोस्त हो गया? आप और चीन जरूर साथ लड़े थे। तो भारत एक स्वतंत्र, सोवरेन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है, नॉन अलाइंड है। और ऐसे में अगर आप इस तरह की फ़ोटो
और उस तरह के तंज के साथ आप लिखते हैं ट्रूथ सोशल अकाउंट पर, तो आप तो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। भारत के जागरूक नागरिक इस बात का मतलब समझते हैं। उनके दिल को मत दुखाइए। आपकी दोस्ती अलग है, उसको चीन के साथ सुधरते संबंधों से जोड़िए नहीं। रूस और भारत के संबंध आपसे बहुत जुदा हैं, चीन से बहुत जुदा हैं। सागर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है भारत और रूस की, और हर मुसीबत के वक्त भारत और रूस एक दूसरे के साथ आए हैं। और रही बात यूक्रेन युद्ध की, जो आप बार बार कहते हैं कि रूस से तेल लेने की वजह से हमने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं, तो आर्बिट्रेज एक ऐसा शब्द है जो आप ही ने दिया। आप ही ने कहा कि आप रूस से ऑयल लीजिए। आपके देश के लोगों ने कहा, जब आप सरकार में नहीं थे, दूसरी सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से बैक चैनल में कहा गया कि आप रूसी ऑयल लीजिए, जिससे कि वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई जो है क्रूड ऑयल की वो चलती रहे, सुनिश्चित रहे, सुचारू रहे। और अब आप कहते हैं कि वो गलत आप कर रहे हैं, तो पीछे कुछ और आगे कुछ और। आपने भले ही प्रत्यक्ष तौर पर ना कहा हो, लेकिन भारत के लोग उस आर्बिट्रेज को लेकर पहले से ही सुनिश्चित थे कि भारत को कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है जो अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कही, और वो एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ घंटे पहले ओवल ऑफिस में साइन किया, जिसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन जो है, उसका नाम बदली कर रहे हैं। उसका नाम उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा है, और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते थे वो उनका पद, उसका भी नाम बदल गया है। अब वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर होंगे। अभी पीट हेग्सेथ साहब हैं, तो पीट हेग्सेथ साहब सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनका डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया। और उस मौके पर जब पत्रकार थे, तो हमारे पत्रकार बंधु बहनों ने सवाल पूछा, और उन्होंने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हु डू यू ब्लेम फॉर लूजिंग इंडिया टू चाइना? इन योर अर्लियर पोस्ट टुडे इन द मॉर्निंग यू डिड पुट दैट आउट। जो आपने अभी सुबह एक पोस्ट करी कि हमने भारत और रूस को खो दिया है चीन के मातहत, डार्केस्ट एंड डीपेस्ट चाइना। तो उन्होंने कहा, और ये बहुत बदली थी, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपके दिल में मित्रता के भाव फिर से जागे, ये प्यार, ये स्नेह भारत और भारत के लोगों के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। आपने कहा, आई डू नॉट थिंक वी हैव, आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट इंडिया वुड बी बाइंग सो मच ऑयल एज फ्रॉम रशिया, एंड आई लेट देम नो दैट वी पुट ए वेरी big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. और फिर आपने कहा, I get along very well with Modi, as you know, he is great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. तो आप भारत के प्रधानमंत्री से इतनी प्यार भरी, मोहब्बत भरी दोस्ती रखते हैं, जो उनको जब आपके वाइट हाउस आए तो आप उनको रोज़ गार्डन लेके गए, और वाइट हाउस की बैकग्राउंड में जो वाइट हाउस इतना प्यारा दिखता है, और वहाँ पे हरी हरी घास, उस पर आप बैठकर दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, उस हरी हरी घास पे बैठे हैं, और पीछे वाइट कलर का वाइट हाउस है, मार्बल वाला। तो आप ये दुनिया को दिखाने के लिए उस चिपचिपी, उस गीली घास में भी चले गए, जिसमें पैर पड़ जाएं तो चप्पल चिपक जाती है, जूते धंस जाते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत, ये आपका प्यार, ये स्नेह, ये था। तो आपने आगे कहा, वेल लेट्स यूज़ ए ब्यूटीफुल वाइट स्टोन एम्ब्लेमिक ऑफ द वाइट हाउस, आपने ये कहा था, एंड इट्स बीन वेरी वेल रिसीव्ड, बट वी हैव हैड ए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इन दैट ग्रास, ये तब आपने कहा।
That was my last news conference I had in the grass because everybody is sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there, they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well received change. ये आपने कहा. तो प्रधानमंत्री मोदी से आपके जो रिश्ते इतने प्रगाढ़ हुए, इतने गहरी दोस्ती हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कि उस दोस्ती में दरार पड़ने लगी, उस दोस्ती में खटास आने लगी? इसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से जब दूसरा सवाल पूछा गया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, लगभग तो 1 घंटा 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पूछा गया, और मैं उसको बताता हूँ कि क्या पूछा गया. तो कहते हैं AP इज़ रिपोर्टिंग दैट यू वुड बी बैनिंग वीज़ाज टू डेलीगेशंस हु विल बी अटेंडिंग द UN जनरल असेंबली इंक्लूडिंग ब्राज़ील. योर रिएक्शन ऑन दैट सर, दैट हु इज़ बैनिंग दैम द वेल. फिर वो कहते हैं, तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपनी रिएक्शन दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि UN जनरल असेंबली में जो आ रहे हैं उनको वीज़ा को कंट्रोल किया जाएगा, ख़ास करके ब्राज़ील का वीज़ा, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसमें आप नहीं चाहते कि भारत का झुकाव कम्युनिज़्म की तरफ हो, आप नहीं चाहते भारत का झुकाव ब्राज़ील, रूस या चीन की तरफ हो. पर आप जानते हैं रूस और भारत की दोस्ती बहुत अलग मायने हैं उसके, पर आप दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भारत जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं. तो फिर आपने कहा, आई डोंट, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, वी आर वेरी अपसेट विद ब्राज़ील, वी टैरिफ देम वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग समथिंग दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil. But the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left. And it is hurting Brazil very badly. And they are doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. यह आपने कहा कि ब्राज़ील के लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत रेडिकल लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिज़्म की तरफ जा रहे हैं. तो अब राष्ट्रपति ट्रंप जब ये कह रहे हैं, उसके बाद भारत की बात आती है. तो दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, एंड आर यू रेडी टू रीसेट रिलेशनशिप विद इंडिया एट दिस पॉइंट? क्या आप इस क्षण भारत के साथ अपनी जो रिश्ते हैं उनको रीसेट करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी. ही इज़ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ ग्रेट. ऑलवेज बी फ्रेंड्स. I will always be friends, but I just don't like what he is doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There is nothing to worry about. We just have moments on occasion. या आपने कहा कि मोदी महान हैं, महान प्रधानमंत्री हैं और आपकी उनसे दोस्ती है, आपको नाज है. फिर आपसे पूछा गया, how are trade talks going with India? With other countries that you haven't reached a trade deal with. तो आपने कहा, they are going great. Other countries are doing great. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब कहा कि ट्रेड डील के बारे में जो बातचीत चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है. संभवतः नवंबर तक ट्रेड डील फाइनल होगी. और इस बीच में आपके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि भारत और यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन बहुत नज़दीक आ रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर रहा है 4 देशों के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी हो गया है. बाकी उर्सुला वॉन डर लेयन और कोस्टा साहब ने बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी से, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट दोनों ने. और उसमें ये साफ़ हो गया कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें. और ये आपको फिर दुविधा में डाल देता, राष्ट्रपति ट्रंप को दुविधा में डाल देता, क्योंकि आपके अनजस्टिफाइड, अनफेयर जो टैरिफ्स हैं 50%, 25 प्लस 25% का और सेंक्शन, वो अनजस्ट हैं. उसके खिलाफ जब उससे निपटने के लिए, खिलाफ नहीं, उससे निपटने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भारत ने दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील शुरू करी. और जब ट्रेड डील शुरू करी
तो FTAs हुए 21 से ज़्यादा देशों के साथ भारत अब तक लगभग, जहाँ तक मुझे अगर फिगर सही बोल रहा हूँ, तो 21 से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का हो चुका है। और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, स्विट्ज़रलैंड जैसे। अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भारत आपके टैरिफ के प्रभावों को निष्प्रभावी कर सकता है, लेकिन भारत अपना मार्केट, जो ख़ास करके किसानों के हितों को दरकिनार करते हुए आप चाहते हैं कि भारत के किसान पे सीधा प्रभाव पड़ेगा, अगर वो आपके लिए, हमारी भारत सरकार आपके लिए दरवाजे खोल देंगे, आपकी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल देंगे। तो एग्रीकल्चर में, कृषि में भारत बहुत संवेदनशील है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही क्यों ना हो। वो सबसे भिड़ लेंगे लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। भारत की ये नीति बहुत स्पष्ट है। भारत आपसे, अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती चाहता है, लेकिन अपने किसानों का अहित हो ये किसी हालत में होने नहीं दिया जाएगा। और आपको अब ये बात समझ आने लगी है, क्योंकि यूरोप ने जब आपकी गूगल कंपनी पर टैरिफ ठोक दिया, तब आपको लगता है 3.5 बिलियन डॉलर का टैरिफ। अमेरिकी टैक्स पेयर्स कंपनियां हैं और यूरोप ने 17 बिलियन डॉलर का टैरिफ एप्पल पर ठोक दिया। टैक्स तो आप कहते हैं कि ये हमारे हितों के खिलाफ है और ये जेन्युइन अमेरिकन कंपनियां हैं और इनको, हमें ये पैसा वापस करना चाहिए यूरोप को। तो आपको ये बुरा लगा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो गूगल पे अगर टैक्स लगा रही है तो आपको बुरा लग रहा है। 17 बिलियन डॉलर का 14 बिलियन डॉलर जो है वो कहते हैं कि आपने उसमें से यूरोप को रन करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया। तो भारत और यूरोप के अच्छे रिश्ते होने लगे, भारत और रूस के अच्छे रिश्ते आपको दिखने लगे और भारत के साथ चीन के संबंध सुधरने लगे, तो आपको डर लगने लगा कि आप अलग थलग पड़ रहे हैं, अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है और भारत चीन के इन्फ्लुएंस में तो नहीं जा रहा है। लेकिन आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत महासागर में, जिसे आप पिवट टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बोलते हैं अमेरिका की, वहाँ पर भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलायबल पार्टनर है आपका की अलाय है। अगर भारत के हितों को आप नज़रअंदाज करेंगे, अगर आप भारत से टैरिफ वॉर करेंगे, तो किसका नुकसान होगा? आपने ये नहीं देखा कि ये साजिश किसने रची, ये नैरेटिव किसने चलाया और कौन था जो आपके और भारत के बीच में दरार पैदा करना चाहता था। आप चाहते थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए कनाडा गए हुए थे, वो आपके यहाँ आएँ, वाइट हाउस आएँ और आप उनको उसी वक्त लंच पर भारत के कट्टर घुर विरोधी दुश्मन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल, और तब वो फील्ड मार्शल भी बन चुके थे, उनके साथ आमने सामने बिठाएं और आप ये कहलवाएं कि अब आपने दोनों देशों के बीच में शांति करा दी है, परमाणु युद्ध रुकवा दिया है और दोनों देश आपकी बात मानते हैं। तो ऐसा होता नहीं। भारत स्वतंत्र है और अपने द्विपक्षीय रिश्तों से ही कश्मीर का मुद्दा हल करना चाहता है। किसी तीसरे का हस्तक्षेप भारत को बर्दाश्त नहीं है। और आप चाहते थे कि आसिम मुनीर के साथ वो छोटे से देश के उस फैनेटिक, रिलीजियस फैनेटिक, धार्मिक कट्टरपंथी, बहुत ही बायास्ड, जिन्होंने पहलगाम अटैक कराया, भड़काया आतंकवादियों को, प्रायोजित आतंकवादियों को भेजा पाकिस्तान के, उस आर्मी चीफ के साथ भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री आपके साथ बैठेगा और आपकी बात मानेगा? ये असंभव है। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आप भारत जैसे देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अपने दोस्त को खो देना चाहते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की संस्थाओं ने, विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छा और बहुत सधा हुआ रुख अख्तियार किया। आपके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, अमेरिका के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, और आप इस बीच में तरह तरह के बयान देते रहे। लेकिन भारत इंडो पैसिफिक में आपका सबसे मजबूत साझेदार है, ये अब आपको एहसास होने लगा है, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि शायद अभी तक आपकी जो डीप स्टेट थी, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं, उनको यही नहीं मालूम कि भारत का रुख क्या है। तो आप दम भरते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं, और आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं बता पा रही कि भारत किसका सच्चा हमदर्द है, किसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो आपको अपने बारे में ही नहीं पता, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, मुझे लगता है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों से उनको सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे ये जानें कि कौन हमदर्द है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। तो ज़रा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से थोड़ा और वाबस्ता होइए, या तो उन अफसरों को आप सुन नहीं रहे जो मायने रखते हैं, उन रिपोर्ट्स को आप देख नहीं रहे जिनको आप धूल खा रही हैं आपकी टेबल पे। भारत चीन का दोस्त नहीं है। चीन ने जब कहा कि भारत अपने सीमा संबंधों को भारत चीन संबंधों से दूर रखे, तो भारत का साफ साफ स्पष्ट संकेत था, स्पष्ट संदेश था कि भारत और चीन के सीमा संबंध, भारत और चीन के बायलैटरल रिलेशनशिप की इंश्योरेंस पॉलिसी है। उनको हम अलग नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, वो लिंक्ड हैं, अनलिंक्ड नहीं है जैसा चीन चाहता है। तब आपको ये समझ में आया, शायद बहुत देर लगी आपको समझने में। आप ही ने रूस के साथ बातचीत करी, और आप ही ने, आपकी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने, जो बाइडेन की सरकार ने, उनके अफसरों ने कहा कि आप रूस से ऑयल लीजिए, आर्बिट्रेज करिए। आर्बिट्रेज का मतलब है कि हम रूस से ऑयल लेंगे, भारत की रिफाइनरीज में वो रिफाइन होगा, उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स आपको, अमेरिका को और यूरोप के मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे, जिससे कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो दुरुस्त रहे, सुचारू रहे, बरकरार रहे। आपकी इकॉनमी, आपके ट्रेड, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे कोई असर ना पड़े। तो आर्बिट्रेज बैक चैनल डिसीजन था, जिसको ओपनली नहीं कहा गया, जिसको रिटन फॉर्म में नहीं कहा गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करता है, और वो सप्लाई होती है यूरोप को। और यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध बार बार कहते हैं कि जो बाइडेन सरकार ने कराया, अगर आप राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी होता नहीं। तो भारत ने तो ये रूस यूक्रेन युद्ध कराया नहीं। यूक्रेन भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, हमदर्द है, भाई है, और रूस भी बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है, हमदर्द है। आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपनी डीप स्टेट को आप ब्लेम करते रहे, अपनी अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार, जो बाइडेन की सरकार को आप कहते रहे कि अगर मेरी सरकार होती, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन होता, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होता, मैं राष्ट्रपति होता, तो रूस यूक्रेन युद्ध होता नहीं। तो ये रूस यूक्रेन युद्ध भारत ने तो कराया नहीं, और ऑयल आप ही की सरकारों ने कहा, और ये किसको सप्लाई हुआ? और रूस यूक्रेन युद्ध से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आप यूरोप की रशियन ऑयल सप्लाई को कट करके, उनकी गैस, उनकी ऑयल सप्लाई को कट करके सारी सप्लाई आप देने लगे, अपने मित्र देशों से दिलवाने लगे यूरोप को। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का तो आप धम भरते हैं कि आपने वो पाइपलाइन बंद करवाई सैंक्शंस लगा के। सैबोटैज हुआ वो अलग बात है पहली पाइपलाइन में, उसके बारे में तो रूस कहता है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनको यकीन ही नहीं होता कि कोई यूक्रेन का कोई एक आदमी इतनी गहराई में जाके इतने बड़े पाइपलाइन में ब्लास्ट करके उसको, उस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकता है। यूक्रेन ने भी कहा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज़, कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो भी शक के दायरे में है।
तो फ़ायदा किसको हुआ? मिलिट्रली आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फ़ायदा हुआ, जो अरबों खरबों डॉलर के हथियार रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको यूक्रेन को सप्लाई कौन कर रहा है? आपका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स सप्लाई कर रहा है। तो भारत को कहाँ फ़ायदा हुआ? भारत तो अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, जो बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप बनिस्बत अमेरिकी नागरिकों के, भारत के एक आम आदमी के नागरिक का कंजम्पशन रेशियो देख लीजिए, कई गुना अंतर है। अगर आप वहाँ पे 20-25 लीटर एक आदमी एक दिन में इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत का एक नागरिक बमुश्किल आधा 1 लीटर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इतना बड़ा गैप है। तो ये आर्बिट्रेज आपने शुरू किया और आपने बहुत बहुत बयान दिए, और ये बयान जो है आपके चलते रहे, लेकिन ये नैरेटिव आप रूस को कंटेन करना चाहते थे। आप कहते थे पहले कि 12% टैरिफ हम लगाते हैं और 2.2% जो है भारत लगाता है, भारत टैरिफ किंग है। तो भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और बहुत बड़ी, कई गुना बड़ी इकॉनमी हैं, और आप विकसित राष्ट्र हैं, और अब से नहीं जाने कब से, और हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। 20 साल में हम सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन पाएँ। 20 साल बहुत होते हैं। अगर इतने बड़े टैरिफ लगेंगे तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र पूरा का सपना पूरा कर पाएगा? अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा दूसरे राष्ट्रों के लिए, उसके निर्यातकों के मार्केट्स नहीं खुलेंगे, तो कैसे काम चलेगा? और आप चाहते हैं कि हम हमारा सबसे संरक्षित, सबसे प्रोटेक्टेड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस नहीं है अभी, जो मौसम पर निर्भर है, उस खेती को आपके लिए, आपके बड़ी कंपनियों के लिए, बिग कॉरपोरेट्स के लिए खोल दें, तो ये संभव नहीं है। भारत अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इतनी बयानबाजी पिछले कुछ महीनों में की है, और पहले 25% टैरिफ लगाया इंडियन इम्पोर्ट्स पे, और उसके बाद फिर से रशियन ऑयल की वजह से आपने धमकी देते हुए सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए। आपके पीटर नेवारो उल्टा सीधा बोलते रहे, पर भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि जब आपने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा, नो कमेंट्स। तो भारत ने कभी आपके खिलाफ बोला नहीं, अमेरिका के खिलाफ बोला नहीं। आपने पिछले लगभग 1.5 दशक में कई फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए। भारत और अमेरिका के जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं, रक्षा और समसामरिक देखें तो उस रूप से बहुत मजबूत हुए हैं वो रिश्ते। तो इतना डिप्लोमेटिक एस्केलेशन, ट्रेड टैरिफ एस्केलेशन, ये क्यों? अपने ही दोस्तों के लिए और अपने ही दोस्तों का दिल दुखाना। तो ये भारत के लोगों के लिए भारत की सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, पर हमने बदला। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं, जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ, 56वीं मीटिंग हुई। 10 घंटे से भी ज़्यादा मैराथन मीटिंग चली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में। और उसके बाद जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि दिवाली धमाका होगा, दिवाली पर आपको खुशियाँ मिलेंगी और जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे, तो उसको 3 सितंबर को रोल आउट कर दिया गया। और जो 12% और 28% का स्लैब था उसको ख़त्म कर दिया। 18% और 28%, 12% और 28% के स्लैब को ख़त्म कर दिया गया। ये इसलिए किया गया जिससे आपके टैरिफ का जो नकारात्मक प्रभाव भारत के जनमानस पे पड़ रहा था, जो उसके जेब के ऊपर भार पड़ रहा था, उस भार को कम किया जा सके। तो भारत की सरकार भारत के लोगों का हित समझती है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध तो आपने शुरू कराया, आपको ही ख़त्म कराना है। आप करा नहीं पा रहे हैं। 20 जनवरी को जब आपने अपना ऑफिस संभाला तो आपने कहा कि मैं इलेक्शन कैंपेन से ही आप कहना शुरू कर दिया था कि मैं पहले दिन आऊँगा और रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूँगा। भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप नहीं चाहते कि इंसानी जान जाए, युद्ध हों और उसमें लोगों का खून बहे। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी, लेकिन आपकी भावनाओं से ही नहीं रुक रहा ना। आपने तो ये भी क्लेम कर दिया कि डीआरसी और रवांडा का युद्ध आपने रुकवाया। 7
युद्ध आपने रुकवा दिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध की रुकवाने की भी दम भरते हैं आप, तो आप कहते हैं कि DRC और रवांडा का युद्ध आपने रुकवाया, पर वो युद्ध तो रुका नहीं। M23 के साथ कतर ने और आपने दोनों DRC और रवांडा के साथ डील करी, अलग अलग डील करी, उसके बावजूद भी वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि पीस डील होने के बावजूद भी युद्ध नहीं रुक रहा। तो ये कैसी पीस डील है? ये कैसा शांति समझौता है? ये कैसा दम भरने का कि नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए? ये क्या झूठ नहीं है? क्या ये फेक नहीं है? और अगर नहीं है तो ये अधूरी जानकारी नहीं है कि युद्ध तो रुका ही नहीं, आपने पीस डील करी, कागज़ों में डील हुई, तो कागज़ों में क्या होता है? और भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात है तो भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन संदूर चल रहा था, पाकिस्तान के अंदर घुस के हम जब उनके एयर बेसिस को तबाह कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद एस्केलेट किया, तो उनके DGMO हाथ जोड़ कर आए, हमारे भारत के DGMO से कहा, रिक्वेस्ट की कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, घुटने के बल हैं हम, ये युद्ध बंद कर दो आप। तब भारत ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, भारत तो सिर्फ पहलगाम में जो अटैक करने वाले आतंकी हमले थे, हमले हुए, उसमें जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको ध्वस्त करना चाहता था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करना चाहता था, जो कि यूनाइटेड नेशंस के नियमों के अंतर्गत है, चार्टर के अंतर्गत है। और आप उसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ भारत के दुश्मन से लेना चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि भारत का रुख क्या है। भारत आपका दोस्त है, पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता भारत के सामने, वो तो खुद अपने आप को डंपर भरा ट्रक कहते हैं, और भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज़ है। ये तो खुद आसिम मुनीर जो आपके साथ टेबल पे लंच करा, इतिहास बना लिया आपने। तो आप तो युद्ध रुकवा नहीं पाए, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा नहीं पाए, तो अब आप बहाने ढूंढने लगे कि भारत ने करा दिया, कि भारत की वजह से युद्ध नहीं रुक रहा है। कभी आप यूरोप को कहते हैं कि यूरोप की वजह से युद्ध नहीं रुक रहा, कभी आप ब्राज़ील को कहते हैं, कभी आप चीन को कहते हैं, कभी आप नॉर्थ कोरिया को कहते हैं, कभी आप ईरान को कहते हैं, कभी आप अपने दोस्तों इजराइल को भी कहने लगेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप बड़े मजबूत देश हैं, आप बहुत पावरफुल कंट्री हैं और बहुत ही मजबूत राष्ट्रपति हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप बात करते हैं, लेकिन सच बहुत बड़ी ताकत है, वो आपसे भी बड़ी ताकत है, आपके देश से भी बड़ी ताकत है। और भारत सच में यकीन करता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है, भारत स्वतंत्र विदेश नीति में यकीन करता है, भारत नॉन अलाइन मूवमेंट में यकीन करता है। भारत के साथ अब आप मैत्री करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको जवाब दिया और कहा कि deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's statement and positive assessment of our ties. India and the United States have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. हमारे प्रधानमंत्री ने कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कह दी। 100 बार नहीं बोलना होता, आप कम से कम 100 से क्या 150 बार आप बोल चुके हैं कि आपने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। भारत में कोई शख्स, कोई नागरिक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होगा। पाकिस्तान हाथ जोड़कर आया है। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स बने, पाकिस्तान के सैनिक। भारत ने उनको खाना खिलाया, उनको देखभाल करी और वापस कर दिया, जीती हुई ज़मीनें वापस कर दी। तो भारत का इतना बड़ा दिल है, भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति चाहता है। लेकिन आप टेरिफ वॉर करके पूरी दुनिया में अपने दोस्तों को दुश्मनों में बदलने में लगे हैं, पूरी दुनिया को आप असंतुलित कर रहे हैं, आप यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ध्रुवीकरण होगा नहीं, एक ध्रुव पे बैलेंसिंग होगी नहीं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है और बहुत ध्रुव हैं इस दुनिया में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भले ही आप $multi-trillion इकॉनमी हो, पर भारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला देश है। भारत की इकॉनमी, भारत की GDP, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने वाले हैं। जापान को छोड़कर हम चौथी बन चुके हैं और 2047 तक भारत एक मजबूत, समृद्ध, विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत की ये प्रगति में आप दोस्त बनकर, हिस्सेदार बनकर साथ चलेंगे तो बहुत नज़ारा ज़बरदस्त होगा, खुशनुमा होगा
और खुशहाल होंगे दोनों देश के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।